हाँ, तो अब हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस। तो जैसा हमने अभी ड्राइव किया था कि मैक्सवेल्स की चार इक्वेशन जो है डिफरेंशियल फॉर्म में, डाइवर्जेंस D इक्वल्स टू रो, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डाइवर्जेंस B इक्वल्स टू जीरो, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, कर्ल E इक्वल्स टू माइनस डेल B ओवर डेल T, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड कर्ल H इक्वल्स टू J वेक्टर प्लस डेल D वेक्टर ओवर डेल T, मॉडिफाइड एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो ये मैक्सवेल्स की चार इक्वेशन हैं। तो इन इक्वेशन की हेल्प से हम वेव प्रोपेगेशन की इक्वेशन डेवलप करेंगे फ्री स्पेस में। तो फ्री स्पेस में डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमें फ्री स्पेस को डिफाइन करना होगा। तो फ्री स्पेस को हम डिफाइन करते हैं। फ्री स्पेस के केस में क्या होता है, जनरली आप सभी जानते हैं कि फ्री स्पेस के केस में जो चार्ज है रो, ये जीरो होता है। तो फॉर फ्री स्पेस जो रो है इसकी वैल्यू जीरो होगी। चार्ज नहीं होगा तो कंडक्टिविटी भी नहीं होगी, मीन्स सिग्मा भी जो है वो जीरो होगा। फ्री स्पेस है तो म्यू की जो वैल्यू होती है वो फ्री स्पेस के केस में म्यू नॉट होगी, और एप्सिलॉन जो परमिटिविटी है इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। इसका मतलब D इक्वल्स टू जो है फ्री स्पेस के केस में हम उसे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट E, और B इक्वल्स टू जो हो जाएगा फ्री स्पेस के केस में ये हो जाएगा म्यू नॉट H। B इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा म्यू नॉट H, और J जो है ये जैसा हम जानते हैं, ये ओम्स लॉ से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ जो है वो J इक्वल्स टू सिग्मा E होती है, तो इसको सिग्मा E लिख सकते हैं। तो अगर हम ये कंडीशन इन मैक्सवेल्स इक्वेशन पर अप्लाई करें तो हम मैक्सवेल इक्वेशन को फ्री स्पेस के केस में डिफाइन कर सकते हैं। यानी हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो जाएगी डाइवर्जेंस D की वैल्यू हम रख देंगे एप्सिलॉन नॉट, E और रो की वैल्यू रख देंगे जीरो। तो यहां से फिर हम, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है बाहर आ सकता है, तो यहां से हम डाइवर्जेंस E इक्वल्स टू जीरो लिख सकते हैं। डाइवर्जेंस E इक्वल्स टू से इट इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन डाइवर्जेंस B इक्वल्स टू जीरो है, तो B की वैल्यू म्यू नॉट H, और म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर आ सकता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस H इक्वल्स टू जीरो। डाइवर्जेंस H इक्वल्स टू जीरो से इट इज इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से कर्ल E जो होगा, कर्ल E इक्वल्स टू हो जाएगा B की वैल्यू म्यू नॉट H होती है, तो
माइनस म्यू नॉट डेल एच ओवर डेल टी, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। और फोर्थ इक्वेशन कर्ल एच इक्वल्स टू, अब जे की वैल्यू हम रख दें सिग्मा ई, और सिग्मा की वैल्यू देखें फ्री स्पेस में हमने जीरो डिफाइन की हुई है, तो जे जो टर्म है ये जीरो बन गया, और डी को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई, तो एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा। तो फोर्थ इक्वेशन को फ्री स्पेस के केस में लिखा जा सकता है डेल एच इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी कर्ल एच इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी। तो मैक्सवेल इक्वेशन फ्री स्पेस में इन चार इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस हो गई। अब हम जो वेव इक्वेशन डेवलप करेंगे वो इन चार इक्वेशन से डेवलप करेंगे, क्योंकि ये फ्री स्पेस के केस में डिफाइन हो गई है। तो देखिए जो पहली दोनों इक्वेशन है इसमें तो डाइवर्जेंस ई और डाइवर्जेंस एच इक्वल्स टू 0 हो रहा है। तो इक्वेशन 3 और 4 जो है इसमें ये वैल्यू आ रही है। तो इन 3 एंड 4 इक्वेशन की हेल्प से हम आसानी से डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, हम इक्वेशन 3 को लेकर चलिए काम करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इस इक्वेशन नंबर 3 का हमने कर्ल ले लिया। तो अगर हम इस इक्वेशन नंबर 3 का कर्ल लें तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 3। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कर्ल कर्ल ई वेक्टर इक्वल्स टू कर्ल माइनस म्यू नॉट डेल एच ओवर डेल टी। और क्योंकि म्यू नॉट कांस्टेंट है और कर्ल जो है वो डेल पोजीशन वेक्टर्स का फंक्शन है, यानी हम म्यू नॉट को बाहर ला सकते हैं और कर्ल को डेल ओवर डेल टी के अंदर ले जा सकते हैं। यानी इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कर्ल कर्ल ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट डेल ओवर डेल टी कर्ल एच वेक्टर। सपोज ये हमारी इक्वेशन हो गई 5। अब हमने क्या किया, कर्ल एच की वैल्यू जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 है यहां से हमने इस इक्वेशन 5 में रख दी। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 4 and 5 we have कर्ल कर्ल ई वेक्टर इक्वल्स टू, अब देखो कर्ल एच की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट डेल ओवर डेल टी, डेल ई ओवर डेल टी। तो एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई वेक्टर ओवर डेल टी स्क्वायर।
ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। कर्ल कर्ल ई वेक्टर, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर जो है वो एक वेक्टर आइडेंटिटी होती है जिससे हम डिफाइन करते हैं ग्रेड डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ऑफ दैट वेक्टर। यानी ये एक वेक्टर आइडेंटिटी होती है, जो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसे यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी। वेक्टर आइडेंटिटी कर्ल कर्ल ए वेक्टर। सपोज हमने कोई ए वेक्टर ले लिया यहां, तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं इस तरह से ग्रेड डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ए वेक्टर। इस वेक्टर आइडेंटिटी को हम यूज करें तो हम लिख सकते हैं वी हैव, तो ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 6 है ये रिड्यूस हो जाएगी इस फॉर्म में, ग्रेड डाइवर्जेंस ई वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई वेक्टर ओवर डेल टी स्क्वायर। इस फॉर्म में आ गई। लेकिन अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में डाइवर्जेंस ई जो है वो 0 बताया है, यानी ये जो फैक्टर है यहां जो डाइवर्जेंस ई आ रहा है, ये जो फैक्टर है ये हो जाएगा 0। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 0 माइनस डेल स्क्वायर ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई वेक्टर ओवर डेल टी स्क्वायर। एज डाइवर्जेंस ई इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं, और डेल स्क्वायर ई वेक्टर इक्वल्स टू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई वेक्टर ओवर
डेल टी स्क्वायर। तो ये देखिए, ये वेव की इक्वेशन डेवलप हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इस वेव इक्वेशन को फॉलो करें। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 7। तो ये इक्वेशन हो गई जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो करेगा। इसी तरह से हम एच वेक्टर के लिए भी यही काम कर सकते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 4 का हम कर्ल लें और कर्ल ई की वैल्यू जो आएगी उसे इक्वेशन नंबर 3 से रखकर और इसी वेक्टर आइडेंटिटी को यूज करके सिमिलरली एच वेक्टर के लिए भी इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। तो इसी तरह से वो जो इक्वेशन आएगी एच वेक्टर के लिए, तो हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं, सिमिलरली फॉर एच वेक्टर जो इक्वेशन आएगी वो आएगी डेल स्क्वायर एच वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू एच वेक्टर ओवर डेल टी स्क्वायर। ये भी बिल्कुल उसी तरह की इक्वेशन है, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स जो हैं वो सेम इक्वेशन को फॉलो करेंगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 8। यानी हम इनकी जनरल इक्वेशन भी लिख सकते हैं, एक ही इक्वेशन से दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। तो इन जनरल अगर हम लिखें तो इन जनरल ये होगा डेल टू, एक हमने वेक्टर डिफाइन कर लिया जनरल वेक्टर यू वेक्टर सर, यू वेक्टर डिफाइन कर लिया। तो डेल टू यू इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू यू वेक्टर ओवर डेल टी स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का जनरल बिहेवियर जो है इस इक्वेशन से डिफाइन किया जा सकता है, इक्वेशन नंबर 9 से। पर ये इक्वेशन देखिए बिल्कुल क्लासिकल जो वेव इक्वेशन है उसके सिमिलर है। तो क्लासिकल वेव इक्वेशन अगर हम यहाँ पर लिखें तो क्लासिकल वेव इक्वेशन जो है वो होगी हमारी डेल टू साई इक्वल्स टू 1/v², यानी वेलोसिटी ऑफ वेव, जिस वेलोसिटी से वेव मूव करती है 1/v² इंटू डेल टू साई ओवर डेल टी स्क्वायर। ये हमारी क्लासिकल वेव इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन 9 डेवलप हुई ये देखने में बिल्कुल क्लासिकल वेव इक्वेशन जैसी है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिल्कुल क्लासिकल वेव इक्वेशन की तरह से ट्रेवल करती हैं, बिहेव करती हैं। तो हम इस इक्वेशन 9 का इक्वेशन 10 से कंपैरिजन करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी भी मालूम कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, मींस कंपेयरिंग इक्वेशन 9 एंड 10, तो हम लिख सकते हैं यहां से कंपेयरिंग इक्वेशंस 9 and 10 we have तो हम यहां से लिख सकते हैं कि v² जो है इसकी वैल्यू होगी 1/μ0 ε0, या v इक्वल्स टू 1/μ0
अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इस वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगी। ट्रेवल करने के लिए इक्वेशन नंबर 9 को फॉलो करेंगी और जो वेलोसिटी होगी उनकी वो होगी 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के केस में। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 11। तो μ0 एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि हम जानते हैं ये दोनों वैल्यू जो है कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू भी हमें पता है, तो हम इनकी वैल्यू रखकर ये मालूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में किस वेलोसिटी से मूव करेगी। तो अगर हम देखें हम इनकी वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू रख देते हैं यहां पर, और इसके लिए हमने थोड़ा सा अल्ट्रेशन किया है। इसमें हमने 4 पाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी। तो इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 4 पाई ओवर म्यू नॉट ये हो गया इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो गई। और हमें पता ही है कि 4 पाई ओवर म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है। 4 पाई ओवर म्यू नॉट की वैल्यू होती है 10⁻⁷। वहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता ही है, ये होती है 9 × 10⁻⁹। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा v = 9 × 10⁻16। यानी इसका अगर हम अंडर रूट ले लें तो ये वैल्यू आएगी हमारी 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड की वेलोसिटी से चलती हैं। ये किसकी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। तो यहां से हमें दो चीजें मालूम पड़ गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिल्कुल क्लासिकल वेव की तरह से बिहेव करती हैं और फ्री स्पेस के केस में वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। अगर किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं तो सिंपल ये जो है v = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट ना होकर म्यू एप्सिलॉन हो जाए। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्री स्पेस में किस तरह से ट्रेवल करती हैं। तो आज बस इतना ही रखते हैं।